हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे और इसके एक्सरसाइज 3.1 को देखेंगे। अब तक हम 9th क्लास के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके देखिए, और इस चैनल पे यदि नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा 9th क्लास का जो है सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज पूरा कोर्स मिलने वाला है, ठीक है, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो ज्यामिति जो है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। वहाँ पे आपने स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब की बात की थी, इन सब के बारे में पढ़ा था, इनके क्षेत्रफल निकाले थे, परिमाप, परिधि, ठीक है, पॉइंट, एक रेखाखंड, ये सारी। लेकिन वहाँ पे आपने एक चीज़ नहीं पढ़ी थी, जैसे कि इनकी स्थिति के बारे में बिल्कुल ही बात नहीं की थी, क्योंकि कोई सर्कल ज़मीन पे हो सकता है, ठीक है, हवा में हो सकता है, आसमान में हो सकता है। हमने ये बात नहीं की थी कि सर्कल एक्चुअल में एग्जैक्टली है कहाँ पर, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम निर्देशांक ज्यामिति में हम मेनली शेप्स की या फिर किसी बिंदु की या फिर किसी भी वस्तु की स्थिति की बात हम करते हैं, उसकी पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। उसकी पोजीशन एग्जैक्टली है क्या, वो बात करेंगे। तो उसके लिए हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं। हमें किसी चीज़ को, किसी पॉइंट को पॉइंट आउट करना है तो हमें किसी न किसी निर्देश की जरूरत पड़ेगी। तो कौन से होते हैं वो निर्देश, ठीक है। कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कॉलोनी बना देता हूँ मैं। ये कोई मेन रोड है और फिर ऐसी कई सारी सड़कें हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बनाया है और क्या बन रहा है। तो देखो, मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना, ये रोड है सारे के सारे। इसको मैंने रोड नंबर 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5 ऐसे नाम दे दिए। इसको 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब ये जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे, ये क्या है, घर है सारे के सारे। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये घर के नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, या फिर सबको यहाँ से 1 से स्टार्ट करके 100 तक, या फिर जितने भी घर है उतनी गिनती लिख लो। तो मैं ओवरऑल कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे किसी का घर है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है, सागर का घर है। तो आपको यदि कोई पूछे कि सागर का घर कहाँ स्थित है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सोचिए जरा। आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि मेरा जो घर है वो कौन से रोड पे है, और दूसरी चीज़, अगर आपको सिर्फ कोई ये बता दे कि सागर का घर जो है वो रोड नंबर 3 पे है, तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे क्या मेरे घर पे? हाँ, पहुँच तो जाएंगे, लेकिन आपको हो सकता है कि कोई कठिनाई फेस करनी पड़े, ठीक है। आसानी पूर्वक नहीं पहुँच पाएंगे, सरलता से नहीं पहुँचेंगे। लेकिन यदि किसी ने आपको ये बता दिया कि मेरा घर जो है वो रोड नंबर 3 पे है, और दूसरी चीज़ मेरे घर का नंबर 2 है, दूसरा जो घर है वो मेरा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली मेरे घर पे आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मेरे घर पर पहुंचने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? एक तो रोड की जरूरत, रोड पता होना चाहिए था, और एक दूसरा घर का नंबर भी पता होना चाहिए था। तो आपको ओवरऑल 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और उन 2 चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक, ठीक है, कोऑर्डिनेट। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं हम। जैसे कि ये कोई मैंने बना दिया एक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड मान लो इसको। अब यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया। अब आपको पूछूंगा कि ये पॉइंट कहाँ पे स्थित है, तो हो सकता है कि आप ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो ब्लैक बोर्ड के आधे से थोड़ा सा ऊपर स्थित है। कोई ऐसा कह सकता है। कोई अगर ऐसा भी बोल दे कि ये जो पॉइंट है ना वो इस, ये जो साइड में, ये लेफ्ट साइड में जो है कोर या फिर साइड, इससे आधे से थोड़ा पहले स्थित है। ऐसे कई सारे जवाब हो सकते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट। तो क्या ये बोलना सत्य है या फिर क्या है? आप क्या मानते हैं कि इस तरह से जवाब देना अच्छी बात है, या फिर इस तरह के जवाब जो है वो सामने वाला अच्छे से समझ पाएगा? क्या ये जवाब जो है वो यूनिवर्सल है? क्योंकि गणित तो क्या कहती है, गणित तो है ही यूनिवर्सल, है ना, सार्वभौमिक है मैथ्स, सबका आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी पोजीशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे?
हम करेंगे कि इस तरफ की जो साइड है, ये जो साइड है और एक ये जो साइड है, तो इस साइड से हम इस बिंदु की दूरी को मापेंगे। तो मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से इस दूरी को मापेंगे तो मान लो कि ये 7 सेंटीमीटर है। तो अब हम हो सकता है कि किसी के दिमाग में आए कि पहले वो सिर्फ इस तरफ की दूरी मापे, तो वो कह लेगा कि ये जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड वाली कोर से या फिर साइड से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है। तो ये भी एक एग्जैक्ट लोकेशन तो हुई नहीं इसकी, क्योंकि यार 5 सेंटीमीटर दूर तो यहाँ इस कोर से 5 सेंटीमीटर दूर तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना। तो एग्जैक्ट बताने के लिए हमको इस साइड से भी मापना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आपको, ये जो लेफ्ट वाली साइड है और ये नीचे वाली साइड है, तो हमको और दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, है ना। इन दोनों से मापना पड़ा, मतलब दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी, दो एक्सिस की हमको ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल साइंस में करते हैं या मैथ्स में भी कर लेते हैं। देखो कि जैसे आप क्लास में हैं और आप जिस टेबल पर बैठे हैं उन सब टेबल पे अपना अपना नाम लिख लो सबसे पहले तो। ठीक है, आपने अपना नाम लिख लिया, फिर क्या करना है, सबके टेबल जो है वो मान लो कि स्क्वायर में है। ठीक है, वर्ग आकार के है, वर्गाकार है। तो फिर नाम लिखने के बाद सबको पास पास में कर देना और एकदम से जमा देना है। कैसे जमाना है, तो देखो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये जैसे कि एक वर्ग बना देता हूँ एक में। ये देखिए, इसमें हो सकता है कि कुछ जो है शेप जो है बड़े छोटे आकार के हो सकते हैं। ये देखो, ये बड़ा दिख रहा है आपको, कोई छोटा दिख रहा है, तो आप मान लो कि ये सब जो है वो सेम आकार के हैं। ठीक है, यहाँ पे सही से बना नहीं है मुझसे। तो अब आपको जैसे आपने नाम लिखा कि जैसे ये जो टेबल है ये किसी सलोनी का है, और ये मान लो कि ये किसी राजेश का है, फिर ये नेहा का है, ये निखिल का है। इस तरह से आपने पूरे पूरे नाम लिखे कि यहाँ पे एन एन हो गया तो सेम सेम हो गया, तो अपने नाम लिखे हुए आपने सारे के सारे। ठीक है, अब आपको यदि टीचर पूछे कि बताओ आपका टेबल किस जगह पे स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, सोचिए ज़रा। तो आपको बताना पड़ेगा कि जैसे राजेश को पूछ लिया कि बता भाई तेरा टेबल किस जगह पे स्थित है, तो उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसका जो टेबल है वो ये बोलेगा ना कि ये वाली जो पंक्ति है, पंक्ति मीन्स रो, है ना। तो इसको नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तो इसमें क्या है, रो है। और कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो राजेश को ये जवाब देना पड़ेगा कि उसका जो टेबल है वो चौथी तो पंक्ति और पांचवें कॉलम के अंदर है। ठीक है, चौथी पंक्ति और पांचवा कॉलम, ये देखो ये वाली पंक्ति, पंक्ति मीन्स रो, तो फोर्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम के अंदर है, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, एक तो रो एंड कॉलम। ठीक है, स्तंभ की जरूरत पड़ी। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपको किसी समतल में, एक तरह से ये समतल ही है, देखो ये प्लेन है पूरा का पूरा, ये बोर्ड भी क्या था, एक प्लेन था। तो किसी प्लेन के अंदर यदि किसी पॉइंट या किसी वस्तु की आपको स्थिति पता करनी है तो आपको दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दो निर्देशांक आपके पास होने चाहिए, तभी आप उसकी स्थिति का पता लगा पाएंगे। तो उन निर्देशांक जो है उनको हम एक्स एंड वाई एक्सिस मान के करते हैं। ये हम 3.2 में हम इसका डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, और ये जो निर्देशांक मान की जो स्टडी की जाती है पूरी, तो इस सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कार्तीय पद्धति। तो कार्तीय पद्धति में हम निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं कार्तीय ज्यामिति। तो क्या होता है, कार्तीय होता ही क्या है, तो ये जो है वो एक महान गणितज्ञ थे, फ्रांस के रेने डेकार्टिस, है ना। तो ये इनका एक वाक्य जो है सुनने को मिलता है कि ये एक बार जो है बेड पे लेटे हुए थे और इनको
बहुत पसंद था ऐसे सोए लेटे लेटे विचार करना। तो इनके मन में विचार चल रहे थे किसी पॉइंट की स्थिति को लेके, या फिर ऐसा स्टोरी भी कही जाती कि एक मक्खी जो है वो इनके आसपास बिन बिना रही थी, और तब इन्होंने उस मक्खी के बारे में सोचा, और ऐसा सोचा कि ये मक्खी एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे है, या फिर उसकी स्थिति का बारे में पता लगाने के बारे में सोची। और उनके माइंड में एकदम से आया कि क्या हम किसी वस्तु की स्थिति के बारे में पता कर सकते हो और कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरा इस पे स्टडी किया, और वो जो स्टडी किया उन्होंने इस पूरे सिस्टम को उन्होंने कार्टेशियन सिस्टम, मतलब वो जो स्टडी किया इन्होंने तो नहीं खैर, लेकिन बाद में वो जो सिस्टम जिसमें इन्होंने पोजीशन के बारे में स्टडी की, तो उसको फिर कार्टेशियन सिस्टम के नाम से जाना गया है ना, इनके नाम के ऊपर ही रखा गया है। देखो, कार्ते मतलब कार्तीय, और कार्टिशियन तो देश कार्टे, कार्टिस यहाँ से इसका नाम लिया गया है। तो जो श्रेय है पूरा निर्देशांक ज्यामिति का वो इनको जाता है, ठीक है, रेने देकार्ते जी को। प्रश्नावली 3.1 एक्सरसाइज 3.1, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। ये कह रहा है कि एक टेबल पर लैंप पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई टेबल है और यहाँ पे एक लैंप पड़ा हुआ है, तो इसकी स्थिति के बारे में बताना है। तो हमने ये सारी बात कर ही ली है वैसे भी, कि अगर इसकी स्थिति बतानी है तो यहाँ से हम इस तरफ से माप लेंगे और इस तरफ से माप लेंगे। जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि इस वाली साइड से 2 सेंटीमीटर एंड इस साइड से 1 सेंटीमीटर है, या फिर इसको ऐसे लिख लो 2,1, या फिर इसको ऐसा लिख लो 1,2। इस तरह से हम स्थिति बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो एक बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर से दक्षिण की दिशा और पूर्व से पश्चिम की दिशा में हैं। तो 2 सड़कें हैं, देखिए यहाँ पे, ये उत्तर से दक्षिण की दिशा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, पूर्व एंड पश्चिम। तो ये इस तरह से सड़कें हैं, ये क्रॉस करके यहाँ पे काट रही। अब आगे बोला है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य मार्ग सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। तो इसके समांतर कई सारी सड़कें हैं, इसे बना देता हूँ मैं यहाँ पे। इसके समांतर 200 मीटर की दूरी में ये सारी सड़कें हैं, ठीक है। और फिर क्या कहा है कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। तो हमने कितनी बना दी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस तरफ भी 5 बनाई दो, ठीक है, 5 बोला है। तो फिर बोला है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर का मॉडल बना दो और सड़कों पर एकल रेखाओं से निरूपित कर दो। तो कर दो आप ये सारी चीज़ें, बुक को साथ में लेकर बैठना है, तभी आपको क्वेश्चंस देख पाओगे, समझ पाओगे। तो क्या है आगे क्वेश्चन में कहा है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, तो क्रॉस स्ट्रीट, हाँ, तो हमें इस तरफ भी सड़क बनानी पड़ेगी। मतलब देखो, क्रॉस स्ट्रीट का मतलब क्या है कि 2 कोई सड़कें काट रही है, तो ये जैसे इसका जो प्रतिच्छेदी बिंदु है ना, ये क्रॉस कर रही है यहाँ पे सड़कें, इस तरह से क्रॉस कर रही है, ठीक है। फिर आगे बोला है कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। हाँ जरूर, क्योंकि ये क्रॉस तो 2 सड़क होगी तभी क्रॉस हो पाएगा, है ना। फिर बात की है कि जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है, तो ये क्रॉसिंग जिस क्रॉसिंग पर मिलती है उसको इन्होंने बोल दिया 2,5। फिर यहाँ पे कहा है कि इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, और दूसरे में कहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जैसे ये दूसरी वाली जो सड़क, सेकंड वाली ये है, और फिर 5वीं इस तरफ से ले ली, या फिर मैं एक काम करता हूँ दूसरी वाली इसको मान लेता हूँ, ये जो दूसरी वाली सड़क है और 5वीं वाली जो ये सड़क है, इसको इन्होंने 2,5 बोल दिया है। तो ये सेकंड नंबर, ठीक है। और 5वें नंबर की बात करें तो यहाँ पे इस तरफ 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है इसको इन्होंने 2,5 बोल दिया, ठीक है। 5,2 कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। 4,3 की भी बात करते हैं यहाँ पे, तो 4 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर 3 की बात करें तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे पॉइंट जो होगा उसको हम बोलेंगे 4,7।
3। तो इन्होंने कहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को, तो ये तो एक ही क्रॉस स्ट्रीट को ऐसा माना जा सकता है क्योंकि ये यूनिक है ना यार। ये जो पॉइंट है वो एक ही हो सकता है किसी भी, ये कोई बोर्ड बना है यहाँ पे ये पॉइंट है तो इसकी स्थिति तो इसकी खुद की होगी, ठीक है। ये इस पॉइंट की स्थिति थोड़ी हो सकती है, या फिर इन दोनों की स्थिति क्या सेम थोड़ी है, स्थितियाँ अलग अलग है, सेम नहीं हो सकती, तो यूनिक स्थिति होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर 3,4 की बात करें तो वो भी इधर जैसे 3,4, तो यहाँ से 3 ले लो एंड इधर से 4 ले लो, ठीक है। एक सड़क यहाँ पे और बना दो, यहाँ पे कहीं ना कहीं बनेगा, तो इसकी स्थिति भी अलग है। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जाता है, तो भाई साहब यहाँ पे एक ही स्थिति हो सकती है ऐसी, ठीक है, एक ही पोजीशन होगी। तो समझ में आया होगा आपको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है इस बार, तो मैं लिख लेता हूँ, ये कर ही लेंगे आप सब्सक्राइब वगैरह, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।